गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रेंड्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट पढ़ लिए थे हमने और दोनों पार्टों में हमने पढ़ा था फिजिक्स के विषय में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का फिजिक्स का प्रौद्योगिकी एवं समाज में क्या महत्व है। तो फिजिक्स की सहायता से प्रौद्योगिकी मतलब उद्योगों में और समाज में फिजिक्स का क्या रोल है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का लगभग विज्ञान की सभी शाखाओं में उपयोग होता है। जो अन्य शाखाएं हैं जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इन सब में तो उपयोग होता ही। उसके अलावा हमारे समाज में फिजिक्स घुसी पड़ी है। कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो हम सामाजिक गतिविधि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी गतिविधि करते हैं उन सारी गतिविधियों में फिजिक्स का 90% रोल होता है। तो क्या क्या रोल होता है, कैसे होता है, वो सारे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि शाखाओं में कहां कहां उपयोग होता है। तो सबसे पहली चीज आता है रसायन विज्ञान में। केमिस्ट्री में कहां उपयोग होता है? रसायन विज्ञान। नंबर 1 रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में। अब रसायन विज्ञान में क्या क्या उपयोग होता है? देखो, रसायन विज्ञान में नंबर 1 पहला उपयोग होता है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में। परमाणु की संरचना में नंबर 1 परमाणु की संरचना में। और हम जानते हैं परमाणु की संरचना में कौन कौन से बंध बनते हैं। बहुत सारे बंध बनते हैं। तो बंधों के प्रकार ज्ञात करने में, बंधों के प्रकार ज्ञात करने में रसायन विज्ञान कहां कहां होता है? परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, बंधों के प्रकार ज्ञात करने में, एक्स किरणों के विवर्तन में। किसमें? एक्स किरणों के विवर्तन में। के विवर्तन में, अंतराण्विक बलों का अध्ययन में। अंतराण्विक बलों, अंतराण्विक बलों का अध्ययन करते हैं, वो भी फिजिक्स की सहायता से ही करते हैं। और विभिन्न ठोसों की संरचना ज्ञात करने में। ठोसों की संरचना, ये सब किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? भौतिकी की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में भौतिकी का क्या क्या उपयोग है? परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, बंधों के प्रकार ज्ञात करने में, एक्स किरणों के विवर्तन में, अंतराण्विक बलों के बारे में ज्ञात करने में, ठोसों की संरचना ज्ञात करने में भौतिकी का उपयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद बात होती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में क्या क्या उपयोग होता है? ये तो रसायन विज्ञान हो गया। अब जीव विज्ञान में क्या क्या उपयोग होता है? नंबर 2 जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में। जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में कहां कहां उपयोग होता है फिजिक्स का? देखिए, जीव विज्ञान में सबसे पहला होता है नंबर 1, आपने सूक्ष्मदर्शी के विषय में पढ़ा होगा। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक तो होता है आपकी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो नंबर 1 होता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जैविक प्रतिदर्शों का अध्ययन से, जैविक प्रतिदर्शियों का अध्ययन करने में। जैविक प्रतिदर्शों का अध्ययन। ठीक है,
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से जैविक प्रतिदर्शों का अध्ययन। आप बायोलॉजी में प्रयोग करेंगे, आपके प्रयोग होंगे जब बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट, जब आपको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी दिया जाएगा उसकी सहायता से आपको जैविक प्रतिदर्शी दे देंगे। कोई भी पुष्प दे दिया, फूल दे दिया, फल दे दिया, उसकी संरचना हम ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। इसके बाद आता है नंबर 2, एक और होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसकी सहायता से शारीरिक संरचनाओं से शारीरिक संरचनाओं ठीक है। तो जीव विज्ञान में क्या क्या उपयोग है फिजिक्स का? एक तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से जैविक प्रतिदर्शों का अध्ययन करने में, और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन करने में। ये जीव विज्ञान में उपयोग हो गया। इसके बाद बात होती है खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान नंबर 3। खगोल विज्ञान में क्या क्या उपयोग होता है? खगोल विज्ञान इससे पहले हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था। सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं? सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ी करके देखते हैं हम, सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। एक होता है दूरदर्शी, जिसमें दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो एक होता है प्रकाशीय दूरदर्शी। कौन सा होता है? प्रकाशीय दूरदर्शी। जैसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था ना हमने, वैसे ही आता है आपके प्रकाशीय दूरदर्शी। और इस प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से क्या करते हैं हम? दूर स्थित ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं और आकाशीय पिंड है, उनका अध्ययन इसकी सहायता से करते हैं। ग्रहों का, उपग्रहों का, और किसका करते हैं? आकाशीय पिंडों का। आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। तो ये खगोल विज्ञान में भी किसका उपयोग हो गया? भौतिक विज्ञान का उपयोग हो गया। किसका उपयोग हो गया? भौतिक विज्ञान का। गणित में भी होता है साहब, देखो अभी हमने पढ़ा गणित में। गणित में क्या होता है? भौतिकी की सहायता से विभिन्न सूत्रों का उत्पादन किया जाता है, जिनका गणित में उपयोग किया जाता है। गणित में क्या होता है? गणित में सूत्रों का उपयोग होता है, और बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनका किसकी सहायता से मान निकालते हैं? फिजिक्स से। गणित में क्या होता है? सूत्रों का उत्पादन करने में, सूत्रों का उत्पादन। ठीक है, ये गणित में होता है। बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जिनका, भौतिकी के सूत्र होते हैं जिनका उपयोग किसमें करते हैं हम? गणित में। जैसे अवकलन और समाकलन मैंने बताए थे आपको, हैं? बताए थे ना अवकलन और समाकलन शुरू के, जो हमने वीडियो बनाए थे शुरू के, उनमें मैंने बताया था अवकलन के सूत्र और समाकलन के सूत्र। और वो अवकलन और समाकलन के सूत्र कहां से ज्ञात होते हैं? हमको फिजिक्स से, और उन्हीं की सहायता से उनका उपयोग हम कहां करते हैं? गणित में। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके प्रौद्योगिकी में। किसमें? प्रौद्योगिकी में उपयोग हो गए फिजिक्स। अब समाज में क्या क्या उपयोग है? समाज में अनुप्रयोग। समाज में फिजिक्स के क्या क्या अनुप्रयोग? समाज में अनुप्रयोग। देखो फिजिक्स का क्या क्या अनुप्रयोग है। फिजिक्स के बिना हम एक आदि मानव की जिंदगी जीते हैं। किसकी? आदि मानव की। क्यों कह रहा हूं मैं? फिजिक्स ने ऐसी ऐसी खोज की है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट खोज है आपकी विद्युत उत्पादन, विद्युत धारा का। बल्ब जलते हैं, टीवी चलती है, कूलर चलता है, एसी चलती है, विभिन्न हम जो मोबाइल देख रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, फिजिक्स के कारण ही चल पा रही है। क्यों?
क्या? विद्युत उत्पादन। ये विद्युत नहीं होती तो सारी चीजों की कल्पना ही संभव नहीं थी ना। तो ये सारी चीजें किससे संभव हुई है? फिजिक्स से। किससे संभव हुई है? फिजिक्स से। फिजिक्स ने ऐसी क्या खोज की? विद्युत उत्पादन। और विद्युत उत्पादन किसके कारण, किसमें हुआ? आपने पढ़ा होगा 10वीं में भी, नंबर पहला उपयोग विद्युत उत्पादन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत उत्पादन किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो विद्युत का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? भौतिकी के अंतर्गत। अब मान लीजिए विद्युत नहीं होती तो क्या होता? अब आप कल्पना कर सकते हो। तो मानते हो फिजिक्स को? ठीक है। तो फिजिक्स ऐसी चीज है जिसकी सहायता से कितनी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज थी सदी की, विद्युत का उत्पादन। इसके बाद आता है आपके नंबर 2, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ऊष्मा इंजन, है भाप इंजन। ये जितने भी सारे इंजन हैं वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये सारे हैं ऊष्मागतिकी के नियमों पर। ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित। अब बताओ, डीजल इंजन नहीं होता, पेट्रोल इंजन नहीं होता, ऊष्मा इंजन नहीं होता, भाप इंजन नहीं होता, तो ये मतलब डीजल इंजन का मतलब जो हम चलते हैं, कोई जितने भी वाहन है हमारे डीजल से पेट्रोल से चलने वाले हैं, मोटरसाइकिल हम यूज करते हैं, हमारे 4 व्हीलर यूज करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रक रखते हैं, ये सारी चीजें किसके कारण पॉसिबल हुई हैं? ये सब फिजिक्स के कारण, क्योंकि ये ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। और ऊष्मागतिकी के नियम किस में आते हैं? फिजिक्स में। यदि ऊष्मागतिकी के नियम नहीं होते तो ये सारी चीजों की कल्पना नहीं करते हम। आज भी ऊंट गाड़ी में बैठकर चलना पड़ता हमको। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हुई हैं? फिजिक्स के कारण। ठीक है। नंबर 3, तीसरा अनुप्रयोग, ये महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है फिजिक्स के। रेडियो है, टेलीविजन है, रेडियो, टेलीविजन है, मोबाइल, एसटीडी वगैरह जो भी है, एसटीडी, वायरलेस, ये सब किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित। तरंगों पर आधारित। ये देख, रेडियो है, टेलीविजन, टीवी देखते हैं हम घर पे बैठ के आराम से पड़े पड़े हैं। कोई कौन सा सीरियल देखता है, कोई कौन सा सीरियल देखता है। इतनी जिंदगी आलीशान हो गई है, किन की वजह से हुई है? ये सब फिजिक्स की देन है बच्चों। और ये सारी रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल है, मोबाइल में हम चाहे जो देखते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियोज देखते हैं, फोटो खींचते हैं, तरह तरह की सेल्फी लेते हैं। ये सारी चीजें किसके कारण पॉसिबल हुई हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। ये सारे उपकरण किस पर आधारित हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। ठीक है। अब ये नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता? हमारी कल्पना कर लीजिए, कहां होते हम? होते कि नहीं? तो ये सारी फिजिक्स की देन है। इसके बाद और देखो, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 4, इनके अलावा देखो, आपने देखा होगा परमाणु भट्टी, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम है। एक परमाणु भट्टी,
परमाणु बम, परमाणु बम पर एक है हाइड्रोजन बम। ये सब किस पर आधारित है? नाभिकीय अभिक्रियाओं। नाभिकीय अभिक्रियाओं पर आधारित। वो परमाणु भट्टी की सहायता से हम क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है इसकी सहायता से, और इसका उपयोग अन्य बहुत सारे और कार्यों में भी कर सकते हैं क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक परमाणु बम होता है, जैसा कि आजकल आप न्यूज़ों में देखते होंगे, हैं परमाणु बम फलाने देश के पास इतने हैं, ढिकाने देश के पास इतने हैं। उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग है, परमाणु बमों को परीक्षण करता रहता है। पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी देता है कि परमाणु बम डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये परमाणु बम है क्या? आपको पता है अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर 2 परमाणु बम डाले थे। दोनों शहर तहस नहस हो गए थे बिल्कुल। एक परमाणु बम इतना बड़ा होता है, वो तो साइज अलग अलग होती है, तो इतना पावरफुल होता है कि एक राज्य को, एक सिटी को, एक शहर को, पूरी को तहस नहस कर सकता है। इतना खतरनाक होता है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या कर सकता है? एक देश को पूरे को समाप्त कर सकता है, इतनी ताकत होती है इसमें, हाइड्रोजन बम में। वर्षों तक वहां पर कोई भी संतति, कोई भी जैविक क्रियाएं वहां पर जन्म नहीं लेती है। कोई गलती से चला भी जाता है तो वो लूला लंगड़ा हो जाता है, सारी सांस रुक जाती है उसकी, हैं, विकलांग हो जाता है। इतने पावरफुल होते हैं ये हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। इनके विषय में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, क्या है, क्या सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? 12th क्लास। ये सारी चीजें भी नाभिकीय अभिक्रियाओं पर आधारित है। और नाभिकीय अभिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? फिजिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? फिजिक्स के अंतर्गत आती है। इसके बाद आगे ऊपर से मिटा देता हूं, रॉकेट का नोदन, नंबर 5। किसका नोदन? रॉकेट। रॉकेट का नोदन रॉकेट जो जाते हैं अंतरिक्ष में, हमारे बहुत सारे रॉकेट हैं, उपग्रह हैं, इनको हम भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं हम, उपग्रह अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जिनकी सहायता से ये सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। जासूसी का कार्य कर रहे हैं हमारे उपग्रह, हैं, पिक्चर लेके देते हैं कई स्थान की, दुर्गम स्थानों की। ये जो है रॉकेट भेजते हैं ऊपर, वो कौन से? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट का नोदन न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर, न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर आधारित है। अब जो रॉकेट हम भेज रहे हैं ऊपर, वो नहीं भेज पाते यदि न्यूटन की गति का तृतीय नियम हमको पता नहीं होता है। तो रॉकेट को ऊपर भेजना भी किसकी ही देन है? फिजिक्स की ही देन है। रॉकेट का नोदन, रॉकेट की सहायता से आजकल कितने सारे काम इजी हो सकते हैं, कितने सारे काम इजी हो गए हैं। जैसे आपको पता होगा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इनका, एक तो दूर संचार सेवाओं के प्रसार में। पहले आपने देखा होगा, इससे पहले जो टीवियां चलती थी उसमें एक एंटीना लगाया करते थे। उस एंटीना से केवल एक ही प्रकार या 2-3 चैनल पकड़ते थे। आजकल डिश में कितने सारे चैनल्स होते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है। वो सारी चीजें किसकी सहायता से पॉसिबल हुई हैं? वो सारी चीजें हुई हैं किसकी सहायता से? इन्हीं उपग्रहों की सहायता से। यही सिग्नलों को ट्रांसफर करते हैं। जासूसी के रूप में इनका उपयोग होता है। ऊपर से देख के पता लगा देते कौन से संवेदनशील एरिया में कहाँ पे कोई भी गतिविधि हुई है, कोई भी आतंकवादी घुसता है, बॉर्डर के अंदर जाता है, बाहर आता है कहां से, वो उनकी सहायता से पता लगा देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि चैनलों में न्यूज में आता है, हाई अलर्ट कर दिया कि फलानी जगह 2 आतंकवादी घुसे, 3 घुसे, संदिग्ध देखे गए। अमेरिका ने लादेन को मारा था उस समय, बिन लादेन को।
वहां अमेरिका से बैठे बैठे मिसाइल दाग दी, और जो जहां पे निवास था उसका, वहां पे वो डायरेक्ट अटैक करके उसको मार दिया। बताओ, घर बैठे बैठे, क्योंकि उसने अपने उपग्रहों की सहायता से पता लगा लिया उसने कि लादेन कहां छिपा हुआ बैठा, उसकी सारी गतिविधियां नोट कर ली वहां से, और वहां से मिसाइल दाग दी, सटीक निशाना, वो सारी वो नष्ट कर दिया, उसको मार दिया, पूरा उसका जो भी साम्राज्य था सबको तबाह कर दिया। ये मिसाइल भी जनरेट होती है, ये भी सारी फिजिक्स की देन है। तो सबसे ज्यादा जो रोल होता है हमारे समाज में वो फिजिक्स का ही है। तो फिजिक्स इज द बेस्ट। इसके बाद बात होती है आपके नेक्स्ट, वायुयानों का उड़ना। छठा, वायुयानों का उड़ना। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? बर्नौली, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। 11th में पढ़ेंगे हम बर्नौली का सिद्धांत क्या है, कैसे वायुयान उड़ते हैं। हम वायुयानों में उड़ के जाते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक देश से दूसरे देश, चंद मिनटों में पहुंच जाते हैं, चंद घंटों में। पहले पैदल पैदल जाया करते थे, या रेलगाड़ी, बस गाड़ी है, जो भी है, उनसे टाइम लगता था, लेकिन वायुयान की सहायता से हम बहुत बड़ा सफर भी चंद घंटों में तय कर लेते हैं। और वायुयान उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो किसके कारण पॉसिबल हुआ है? बर्नौली के सिद्धांत से। और बर्नौली का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? फिजिक्स के। तो ये सारी चीजें, ये मेन चीजें मैंने बताई है आपको कि ये फिजिक्स में के कारण ही, ये सारी चीजों के कारण ही समाज इतना अग्रेसिव हुआ है। समाज की प्रगति किसके ऊपर आधारित है? फिजिक्स के ऊपर आधारित है। समाज ने हमारे कितने प्रोग्रेस की है, वो सारी चीजें आप आपने पढ़ी। यदि फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स की ये चीजें नहीं होती, तो हमारी कल्पना देख लीजिए हम कहाँ होते आज, होते कि नहीं। तो समाज में प्रौद्योगिकी में जो फिजिक्स का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये रोल फिजिक्स का हमने आज आपको बताया। ये तो मेन जो समाज में उपयोग हो रहे हैं वो मैंने बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं। जैसा कि मैंने बताया, सुबह से लेकर शाम तक यदि हम गिनने लगे तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें फिजिक्स का उपयोग नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।